हेलो आप सभी को, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपका सेशन लेने जा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो, जो कि एक पोयम है और इसने लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोयम को। और अगर मैं बात करूं आपके लास्ट सेशन में हमने आपका चैप्टर लिया था अ लेटर टू गॉड। ओके, आपका फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 1 था आपका अ लेटर टू गॉड। उसके बाद आपकी पोएम स्टार्ट हो जाती हैं, अटैच्ड है आपकी 2 पोएम्स उसके साथ, जो कि पहली पोएम है आपकी द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और दूसरी जो पोएम है आपकी वो है आपकी फायर एंड आइस, जो कि इसके भी सेम ही पोएट हैं, वो भी हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो आज हम आपका लेने जा रहे हैं आपका एक पोएम, वो है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो पोएम में आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ही प्यारी पोएम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये लिखी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसने बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है चीजों को। देखिए, द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट करती है एक सिंबॉलिक चीज को। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो एक सिंबॉलिक पोएम है जो कि लोगों का परसेप्शन के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, जैसे लोग अपने यहाँ पे इंडिया में अपन बोलते हैं कि लाइक अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने ही अपने अंदर एक सिंबल्स बना रखे हैं कि ये इसके लिए अच्छा नहीं माना जाता, ये शुभ है, ये अशुभ है। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते हुए इन चीजों को तोड़ा है। ठीक है, उसने लास्ट में इस पोएम के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि ये सिंबल जैसी चीजें कि ये अच्छी है हमारे लिए या बुरी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इन दी एंड हमको जो कुछ भी हमें इस दुनिया में मिला है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर से मिला है। ठीक है, और इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन परसेप्शन, इट्स ऑल अबाउट कि आपकी सोच की आप किस तरीके से, किस नजरिए से उस चीज को देख रहे हो। अगर आप उसे पॉजिटिव तरीके से देखोगे देन यू विल गेट आउट पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम दैट, राइट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम दैट इज द डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट द पोएट, अपने जो पोएट हैं वो है 1874 टू 1963 उनका जहाँ तक बर्थ पीरियड उनका रहा है। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन फुल रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, उनका फुल नेम क्या है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, born on March 26, 1874, San Francisco, California, and died on January 29, 1963, बॉस्टन में। ठीक है, अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है, अमेरिकन पोएट हु वाज मच एडमायर्ड फॉर हिज डिपिक्शंस ऑफ द रूरल लाइफ ऑफ न्यू इंग्लैंड, हिज कमांड ऑफ अमेरिकन colloquial speech and his realistic verse portraying ordinary people in everyday situations। ठीक है, तो ये था हमारा पोएट के बारे में कुछ छोटा सा एक शॉर्ट टर्म जो कि आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। ठीक है, अब हम पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं और पोएम को समझते हैं। थोड़ा सा समरी मैं आपको यहाँ पर दे चुकी हूँ पोएम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा आई एम गोइंग टू रीड, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले एक बार पोएम को और समझने की कोशिश करते हैं कि अभी किस सिचुएशन से पोएट गुजर रहा है, कहाँ है वो इस वक्त और कैसे इसने ये बात लिखी है। ठीक है, तो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो अपना पोएट है यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अभी कहीं बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, और वो एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं या फिर खड़े हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, अब ये जो हेमलॉक ट्री है ना, यहाँ पे हेमलॉक ट्री यहाँ पे क्या सिंबलाइज करता है, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है। क्या होता है, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, इसलिए अच्छा नहीं माना जाता है इस ट्री को। ठीक है, बाहर के देशों में। तो अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। ठीक है, जैसे ही क्रो हल्का सा हिलता है तो जिस ब्रांच पे वो क्रो बैठा होता है उस पे हल्की सी स्नो जो होती है वो आकर पोएट के शोल्डर्स पर गिर जाती है। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, और पोएट किसके अंडर होता है, एक हेमलॉक ट्री के अंदर होता है। नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोल रहा है वो, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ठीक है, तो यहाँ पर अब पोएट क्या बताना चाह रहा है कि जो क्रो है,
क्रो भी एक अपन उसको बैड ओमेन की तरह मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि क्रो की बहुत ज्यादा हार्श साउंड होती है और वो दिखता भी ब्लैक कलर में है, इसलिए उसे अशुभ मानते हैं, उसको अच्छा सिंबल नहीं मानते क्रो को। वैसे ही अपना एक हेमलॉक ट्री भी है, ठीक है, उसको भी एक ये पॉइजनस ट्री है जिसके ऊपर व्हाइट फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, ये अच्छा नहीं माना जाता है जस्ट बिकॉज कि ये पॉइजनस है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें, क्रो और हेमलॉक ट्री, दोनों ही चीजें नेगेटिव ट्रेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन इसका असर पोएट पे बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, ठीक है। पोएट का मूड पहले से ही खराब था और ऊपर से ये हेमलॉक ट्री के नीचे आके बैठा और क्रो जैसे ही हल्का सा हिला होगा तो वो जो स्नो थी उसके ऊपर ब्रांच के ऊपर लगी हुई वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है अपना पोएट, उसके ऊपर जाके गिर गई। तो जैसे ही वो स्नो गिरी, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, वैसे ही पोएट का मूड बिल्कुल चेंज हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। पहले बहुत उसका मूड खराब था, लेकिन जैसे ही ये सब चीजें हुई उसके साथ, उसका मूड अचानक से चेंज हो गया और उसको बहुत ही अच्छा लगने लगा, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, ठीक है। और वो लास्ट में क्या बोल रहा है कि मेरा जो अभी तक तो मेरा दिन बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये चीज मेरे साथ हुई, ये घटना मेरे साथ हुई, जैसे ही वो क्रो हिल के गया और वो जो स्नो मेरे ऊपर आके गिरी, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा बाकी का दिन खराब होने से बच गया, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रूड? रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रेग्रेट, हेल्ड इन रेग्रेट, ओके। रूड का मतलब क्या होता है कि अभी तक तो उसका दिन बहुत ज्यादा खराब जा रहा था, लेकिन अब आगे का दिन उसका खराब होने से बच गया इस घटना की वजह से, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया? बहुत ही प्यारी पोयम इसने लाइक रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम लोग अपने ही परसेप्शन में चीजों को गलत तरीके से, गलत नजरिए से उसको हम ट्रीट करते हैं, गलत नजरिए से हम उसको देखते हैं। अगर वही चीज अगर हम उसे पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ अगर हम सोचें, ठीक है, पॉजिटिव ट्रेट्स के साथ अगर हम सोचें, उस चीज को अच्छे नजरिए से उसको देखने की कोशिश करें, तो हमें उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, ठीक है। कोई चीज बुरी नहीं होती, ठीक है, हमको यही मान के चलना होता है कि सब कुछ हमें नेचर का दिया हुआ है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, ठीक है। तो जो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है अपना वो है पहले हम बात कर लेते हैं राइम स्कीम की। जो अपनी राइम स्कीम है वो अपनी पोएम की वो है ए बी, या फिर आप सी डी भी लिख सकते हैं, या फिर ए बी भी हो सकती है, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो राइम स्कीम आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट है आपका एलिट्रेशन, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय एलिट्रेशन? Alliteration is the occurrence of the same sound that is used in the beginning of the closely placed words, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट्स वाली आपकी साउंड होती है, ठीक है, एक तो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स, एक होते हैं आपके वाउल्स। जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं जैसे आपके बी सी डी ये सब हो गए, उनकी साउंड अगर बार बार अकर हो रही है एक ही लाइन के अंदर, तो वो किसके अंदर आएगा? एलिट्रेशन के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बताया हैज गिवन माई हार्ट, अब ये जो एच है, ठीक है, हैज हर्ड, तो ये लाइक एच साउंड रिपीट हो रही है ना बार बार, तो यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है, राइट। नेक्स्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट, यहाँ पे भी एस, ठीक है, सेव सम पार्ट, यहाँ पे ये दोनों किसके लिए आए हैं? ये है अपने एलिट्रेशन के अंदर काउंट होंगे। नेक्स्ट है अपना सिंबोलिज्म। क्या है अपना सिंबोलिज्म? मैंने आपको सेशन की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये जो पूरी जो पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो एक सिंबॉलिक पोएम है, बिकॉज ये एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रही है। क्रो को एक बैड ओमेन माना है और हेमलॉक ट्री को भी यहाँ पर एक बैड ओमेन बताया है, मतलब अच्छा नहीं बताया गया है, बैड सिंबल एज रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज by giving them symbolic meaning that is different from their literal meaning. Okay, what do you mean by literal and symbolic meaning is that, जैसे मैंने बोला क्रो, तो क्रो सुनते ही इसका असल में जो रियल मीनिंग है क्या हुआ? कौआ, ठीक है, लेकिन इसको सिंबलिक वे में यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि उसकी वॉइस जो है बहुत ज्यादा हार्श है और वो ब्लैक सा दिखता है, तो अच्छा नहीं मान रहे उसको, तो ये एज ए सिंबल यूज हो रहा है बजाय कि एक लिटरल मीनिंग की बजाय, ठीक है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, अब अगर मैं हेमलॉक ट्री अगर मैं बोलूँ तो एक नॉर्मल सा पेड़ ही तो है, ठीक है, लेकिन एज ए सिंबल उसको यूज किया गया है। उसकी क्वालिटीज यहाँ पर देखी गई हैं
क्या है, वो एक पॉइजनस ट्री है तो अच्छा नहीं है, इट इज कंसिडर्ड एज अ बैड ओमेन, ठीक है। द पोएट हैज यूज्ड दीज एज सिंबल्स टू शो द इमोशंस, ठीक है। तो पोएट ने क्रो और हेमलॉक ट्री के जरिए ये जो कहानी में जो पोएम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, इनको एज इमोशंस यूज किया है, ठीक है। तो ये है अपना सिंबोलिज्म। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपना मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है अपना, दिस पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड व्हेन अ कन्वर्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स और आइडियाज, ठीक है। तो मेटाफोर अपना कब यूज होता है, जब अपन किसी चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन इज यूज्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन थर्ड स्टैंजा द डस्ट ऑफ स्नो इज यूज्ड मेटाफोरिकली, ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। अब स्नो को यहाँ से किससे कंपेयर किया है, डस्ट से, ठीक है। डस्ट एक्चुअली में होती क्या है, लाइक नॉर्मली जो बैड पार्टिकल्स होते हैं, जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं उनको अपन नॉर्मली डस्ट कहते हैं, राइट। यहाँ पे स्नो को डस्ट बताया गया है, द डस्ट ऑफ स्नो, तो यहाँ पर एज मेटाफोरिकली यूज की गई है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपना इंजैबमेंट, ठीक है। ये एक नया पोएटिक डिवाइस आया है अभी। इंजैबमेंट क्या होता है, देखो बहुत इजी है। इन दिस अ सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है। इंजैबमेंट का मैं एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ। जैसे कोई पोएम है, वो चली जा रही है और जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, जैसे फुल स्टॉप होता है, कॉमा आता है, वो बहुत देर बाद आ रहा है लाइन में, ठीक है। चौथी पांचवी लाइन के बाद आ रहा है। जैसे कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रीड। देखो ये पोएम यहाँ से स्टार्ट हुई और सीधा नीचे ही जाके खत्म हुई है, तो ये पूरा किसका पार्ट कराएगा, ये इंजैबमेंट का पार्ट कहलाएगा, ओके। ये पूरा क्या हुआ आपका, इंजैबमेंट हुआ। दिस पोएम इज रिटन इन एन इंजैबमेंट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये थी आपकी पोयम, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग, इसका लिटरल मीनिंग, इसका सिंबॉलिक मीनिंग, ठीक है। आपको आई होप कि आपको पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके बेसिस पे अब हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो से आपका क्या मतलब है, और पोएट क्या कहना चाह रहा है उसके मूड के बारे में, कैसे पोएट का मूड जो है इंस्टेंटली चेंज हो गया, ये सब होते। तो आंसर में क्या है अपना, हम रीड करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो, the sudden shower in the form of the dust of snow changed the poet's mood, ठीक है। पोएट का मूड किसने चेंज किया, the sudden shower in the form of the dust of snow changed the poet's mood, ठीक है। जैसे ही सडन अचानक से शॉवर हुई किसकी, एक स्नो की, उसके ऊपर उसको has given his changed his mood. The poet's mood changed from sad to happy. He felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day, ठीक है। तो फिर जैसे ही वो स्नोस के ऊपर गिरी, तो वैसे ही पोएट का मूड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करने लग गया, और जो उसका बचा कुछ दिन था वो भी खराब होने से बच गया, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने नेचर को रिप्रेजेंट किया है पोएम के अंदर। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड करते हैं पार्ट में, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स, what images come to your mind when you think of a crow। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, अगेन what is a hemlock tree, why doesn't the poet write about more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine, ठीक है।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि पोएट ने हेमलॉक ट्री ही क्यों लिया, बाकी सुंदर सुंदर जो ट्रीज होते हैं जैसे ओक का पेड़ हो गया, मैपल हो गया, पाइन हो गया, ये सब क्यों नहीं लिया? What do the crow and hemlock represent, joy और sorrow? ठीक है, क्रो और हेमलॉक ट्री क्या represent कर रहे हैं, जॉय को या फिर सोरो को? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? ठीक है, हाँ, आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। आंसर है अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जनरली पोएट्स टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज। ठीक है, तो जनरली जो पोएट्स जो होते हैं, सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जनरली नॉर्मली जो पोएट्स होते हैं वो अक्सर बहुत ही सुंदर सुंदर जो ट्रीज होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जो नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग लेते हैं। ठीक है, आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज, जैसे पिकॉक हो गया। ठीक है, पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड भी है और बहुत ज्यादा सुंदर भी है, राइट। पैरट हो गया, कुकू हो गया और मैना हो गया, एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। ठीक है, ज्यादातर पोएम्स में पोएट्स हम देखते हैं यही सब यूज करते हैं, बट हेयर फ्रॉस्ट हैज टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। लेकिन इस बार इस पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच लगाई है। ठीक है, जो ट्री जिस ट्री को हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं वो ट्री उसने उठाया है इस पोएम के अंदर और क्रो को यहाँ पर लिया है। ठीक है, जिसको भी हम एक बैड ओमेन कंसिडर करते हैं। ही चूज अ क्रो विच इज नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम्स। ठीक है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या यूज किया है, क्रो, जो कि ज्यादातर पोएम्स में यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्रो इज ब्लैक इन कलर विथ वेरी हार्श वॉइस, जैसे मैंने आपको बताया था, एंड इज बिलीव टू बी सिंबल ऑफ बैड ओमेन। थिंक ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरोफुल पिक्चर्स टू अ माइंड। जैसे ही हम क्रो की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर से हो जाती है कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड मूड और ऐसे सॉरोफुल से सैड सब मूड हो जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड आंसर है आपका, अ हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था हेमलॉक ट्री एक बैड, ये भी एक बैड ओमेन कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे, और एक पॉइजनस ट्री है ये जिसके पास छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स हैं। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज एन ओक, मैपल और पाइन ट्री, instead he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. Actually he did so to present his mood and feelings. ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन ये था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यानी अपने पोएट ने सिर्फ हेमलॉक ट्री ही क्यों चुना और कोई अच्छे सुंदर सुंदर ट्री क्यों नहीं चुने? वो इसलिए नहीं चुने क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो मूड था वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग मूड था। ठीक है, शुरू में उसका मूड बहुत ज़्यादा खराब था, सॉरोफुल था, इसलिए उसने हेमलॉक ट्री को यहाँ पर चूज किया अपना मूड रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आंसर, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था कि क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो साथ में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरो या फिर डिलाइटफुल नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रो एंड हेमलॉक ट्री दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड? बहुत ही अच्छा वर्ड आया है यहाँ पे। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब देखो, एक होता है अपना रियलिस्टिक वर्ल्ड, एक होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। रियलिस्टिक वर्ल्ड मीन जब आप अपनी रियलिटी में रहते हो, आप रियलिटी में जीते हो। मटेरियलिस्टिक मीन जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट हो जाते हैं। हिपोक्रेट मतलब बहुत ज़्यादा दिखावा और बहुत ज़्यादा दिखावा करने लग जाते हैं, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना करना। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं होते वो ज़्यादातर। ठीक है, दिखापना बहुत आ जाता है लोगों के अंदर। ठीक है, तो पोएट यही कहना चाह रहा है, द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, एक सिंबल है एक नेचुरल जॉय और एक एनर्जी का। द डस्ट ऑफ स्नो डेट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स passing through the sad and depressing moments that is entering into the time full of joy and optimism. ठीक है, तो इस पोएम का मतलब ही यही है कि जब आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है, ठीक है, तो अचानक से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सॉरोफुल और डिप्रेसिंग मूड्स हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो
जो अपने पोएट ने इन सब के जरिए इस परसेप्शन को तोड़ते हुए कि नहीं ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन कि आप किस नजरिए से किस चीज को देख रहे हो। अगर आप उसको पॉजिटिव वे से देखोगे यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स, एंड इफ यू टेक डाउन दैट लुक विद द नेगेटिव देन आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर पोएम लिखी है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और यहाँ पे आपके सारे मैं क्वेश्चन आंसर्स, आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे ले चुकी हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर मैं लूंगी आपका फायर एंड आइस वाला पोएम दैट इज सेम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट।